दोस्तों एक दौर था जब एयरसेल अपने सस्ते कॉल रेट की वजह से लवर्स का पहला पसंद हुआ करता था और एक खास टाइम का इंतज़ार और कॉल रेट कम होना फिर घंटों बेधड़क बातें ना सिर्फ लवर्स बल्कि परदेश में काम करने गए लोगों के लिए भी किसी ख्वाब या ड्रीम के पूरे होने ही जैसा था। और अपने फैमिली से जी भरकर कॉल करना और कॉल के ज़रिए सही रोज़ाना बात करके अपना रिश्तेदारों से जुड़े रहना एयरसेल की वजह से काफ़ी आसान हो गया था और एयरसेल का सक्सेस की सबसे बड़ी वजह बन गया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी तेजी से ग्रो होने वाली एयरसेल कंपनी खुद को बैंकरप्ट अलाउन करने का नौबत आ गया, और क्या देश में पांचवी सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज या फिर लोन के चपेट में आ गया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर एयरसेल को बैंकरप्ट घोषित करना क्यों पड़ा और क्यों ये कर्ज में डूब गया, और इस कंपनी का शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था और कैसे सक्सेस हुआ था। तो अगर आप ये सब जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों एयरसेल कंपनी की शुरुआत तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के सित्ताचेर तालुक के कोविल गांव के चिरकुंडा शिवशंकरन ने 1999 में जब तमिलनाडु में टेलीकॉम सेंटर में इस कंपनी की शुरुआत हुई तो कंपनी का नाम श्रीनिवासी टेलीकॉम लिमिटेड था, जो कि बाद में इस नाम को बदलकर एयरसेल लिमिटेड कर दिया गया था। और कुछ ही सालों में तमिलनाडु में टॉप ऑपरेटर बनने के साथ ही एयरसेल भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली मोबाइल ऑपरेटर कंपनी में से एक बन गया था और कई दूसरे स्टेट में अपनी पकड़ बनाने लगा। और इसी बीच साल 2005 में मलेशिया के टेलीकॉम कंपनी मिक्सिम कम्युनिकेशन ने एयरसेल के 74% शेयर खरीद लिया और एयरसेल ने देश के उन स्टेट में भी अपना कारोबार आगे बढ़ाना शुरू कर दिया जहां पहले से कई बड़ी कंपनियों का दबदबा था। और एयरसेल ने 26% स्टॉक की बात करें तो वो अपोलो हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर सुनीता रेड्डी द्वारा प्रमोटेड कंपनी सिद्धस सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट के हाथों में था। इस साल 2010 में 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दौरान एयरसेल ने 13 सर्कलों में स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करने के लिए 65 बिलियन रुपए इन्वेस्ट किए, जिससे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, न्यू उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, ईस्ट यूपी और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट शामिल थे। और एयरसेल टेलीकॉम मार्केट में तेजी से उभरता हुआ कंपनी बनने के साथ अपने विस्तार और प्रचार, एड पब्लिसिटी जमकर पैसे खर्च कर रहे थे। और साल 2010 में ही एयरसेल ने 8 सर्कलों के वायरलेस ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए 34.38 बिलियन रुपए का भी इन्वेस्ट किया गया था। और साल 2011 में एयरसेल ने भारतीय एयरटेल के साथ एप्पल आईफोन 4 को लॉन्च करके पार्टनर बनकर टेलीकॉम मार्केट का एक कदम और आगे बढ़ा लिया और भारत की 5वीं सबसे बड़ी मोबाइल सर्विसेज ऑपरेटर बन चुका था। और एयरसेल ने साल 2011 में चेन्नई में अपनी 3G मोबाइल और डेटा सर्विसेज की ऑफिशियल हरी झंडी दिखाई दिया और कई सारे सस्ते प्लान का अनाउंसमेंट किया। और कंपनी ने मोबाइल यूजर्स के लिए 132 रुपये का एयरसेल डेटा प्लान लॉन्च किया, जिसमें से 50 लोकल, 50 एसटीडी मिनट के साथ 100 लोकल और नेशनल SMS मिलते थे, और जो कि इस दौरान कंपनी सस्ता प्लान माना जाता था। और इस प्लान के साथ ही कंपनी ने 7 रुपये पर डे 3 दिन के छोटे प्लान भी लाए। और इसके अलावा कंपनी ने डेटा के साथ इनवेस्टिव वॉइस और SMS सर्विस जैसे कई कॉम्बो 3G प्लान भी लॉन्च किए। और इतना ही नहीं, कंपनी ने नोकिया, सैमसंग, ब्लैकबेरी, डेल जैसी कंपनी के साथ मिलकर हॉस्टेज ब्रांड ऑफर पेश किया, जिससे 1 महीने से लेकर 3 महीने तक ही डेटा फ्री मिलता था। और एयरसेल ने नई जनरेशन को देखता हुआ सभी डेटा प्लान लाए और जिसमें से यूजर्स सोशल मीडिया के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और इतना ही नहीं, भारत में फेसबुक वायरस अपडेट फीचर्स करने वाली कंपनी भी एयरसेल ही था। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2012 तक एयरसेल ने लगभग
5 बिलियन 3G कस्टमर से जुड़ चुका था। हालांकि कामयाबी का यह सफर बहुत लंबा ना चल सका, क्योंकि तमाम बड़ी कंपनियों का एक दूसरे से आगे निकलने के हौर में 3G सस्ता ट्रैफिक लॉन्च करना शुरू कर दिया था, जिससे देखते हुए एयरसेल को भी अपना 3G ट्रैफिक को घटाना पड़ा। जाहिर सी बात है कि इतने रुपए खर्च करके एक्स स्पेक्ट्रम हासिल करने के बाद जो है, इसके अलावा प्रचार पब्लिसिटी एड में पानी की तरह पैसे बहाने के बाद भी ट्रैफिक सस्ता होने में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस तो होता ही, ये तो संभव था, जिससे देखते हुए साल 2012 में ही कंपनी ने मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल और पंजाब जैसे कई टेलीकॉम जो है स्टेट में अपना काम समेटना शुरू कर दिया था। और दरअसल कंपनी ने ये शायद यही सोचा होगा कि पहले कुछ स्टेट में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ले, उसके बाद इन सभी स्टेट में दोबारा अपना जगह बनाया जा सकता है। यही देखा जाए तो एयरसेल द्वारा लिया गया एक सही फैसला था। और फिर साल 2014 के अगस्त में एयरसेल ने तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में भी 4G सर्विसेज देना शुरू कर दिया था, और जो कि इन स्टेट में एक साथ 2G, 3G, 4G तीनों नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करना एकमात्र प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया था। और इतना ही नहीं, एयरसेल ने चाइना की कंपनी ZTE के साथ भी साल 2013 में LTE टेक्नोलॉजी पर बेस्ट 4G ब्रॉडबैंड नेटवर्क एग्रीमेंट किया था, और कंपनी ने ये तय किया था LTE नेटवर्क को तमिलनाडु में लॉन्च किया जाएगा और बाद में अन्य स्टेट में भी इसका जो है विचार किया जाएगा। और तमिलनाडु में 4G की कामयाबी के बाद एयरसेल ने 16 जुलाई 2014 में आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार और उड़ीसा के 4 स्टेट में 4G सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अप्रैल 2015 में एयरसेल ने केरल में भी अपना सर्विसेज देना शुरू कर दिया था। और एयरसेल का कामयाबी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भयंकर कंपटीशन के दौरान भी इसके कस्टमर कम होने की वजह बढ़ते जा रहे थे। और ये अलग बात है कि कंपनी के सस्ता प्लान की वजह से घाटे में कंपनी चल रहा था, लेकिन दिसंबर 2017 तक एयरसेल के कस्टमर की संख्या 84.93 बिलियन से भी अधिक था। और यह भारत के टॉप 6 जो है GSM मोबाइल ऑपरेटर में से एक था, और देश के कुल 22 स्टेट में फैलने के नेटवर्क में एयरसेल तमिलनाडु में टॉप पर तो था ही, और साथ ही उड़ीसा, आसाम और न्यू स्टेट में भी इसकी पकड़ बरकरार था। अब सवाल ये उठता है कि एयरसेल की डूबने की वजह क्या है। तो इसमें कोई शक नहीं है, रिलायंस जियो की एंट्री के बाद सभी मोबाइल नेटवर्क कंपनियों पर खास असर पड़ा, और इसमें से एयरसेल का भी नाम शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दूसरी कंपनी ने खुद को संभाल लिया तो एयरसेल के साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि उसने खुद को बैंकरप्ट अनाउंस करना पड़ा। बेशक इसमें इस लिस्ट में कई और भी कंपनियों का नाम शामिल है, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे एयरसेल की। तो दरअसल कंपनी की बर्बादी के लिए कई सारी वजह जिम्मेदार है, और जिसमें से खराब सर्विसेज और मैनेजमेंट तक शामिल है। और ताजुब की बात यह है कि साल 2011 में बेस्ट एम्प्लॉइज़ का अवार्ड पाने के बावजूद भी कंपनी का मैनेजमेंट दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था, और कॉम की भारतीय एयरटेल के साथ विफल की खबर बार बार प्लानिंग चेंज करना और कस्टमर को कुछ भी क्लियर ना बता पाना जैसी बातों ने एयरसेल के शख को मार्केट में बिगाड़ने का काम किया। और इसके अलावा कंपनी ने कई अधिकारियों का नाम जो है टेलीकॉम घोटाला स्कैम की जांच के दौरान आया, जो कि अखबार न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन गया। इसके बाद साथ ही नेटवर्क प्रॉब्लम और कॉल ड्रॉप जैसी जो है बातों पर कस्टमर को जो विस्तार ना ले पाने की वजह से लोगों ने एयरसेल को छोड़ना ही बेहतर समझा। दरअसल एयरसेल के बाद में बहुत सारे सस्ते प्लांट और ट्रैफिक को तो लाया, लेकिन अपने नेटवर्क को कोई सुधार इम्प्रूव ना कर सका, जिससे कस्टमर को बहुत परेशानियां उठाना पड़ता था, और ऐसे में सारे सस्ते प्लान बेकार चला जाता है। देखा जाए तो जियो के आने के बाद मोबाइल नेटवर्क सेक्टर में 4G का क्रांति के रूप से लाया था, और ऐसे में एयरसेल का नेटवर्क बढ़ाने से लेकर अपग्रेड करने में खास परेशानियां उठाना पड़ रहा था, जबकि टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी खुद को 4G में अपग्रेड कर रहा था। और तब
एयरसेल 2G 3G नेटवर्क पर ही काम कर रहा था। दरअसल एयरसेल को इस दौरान स्पेक्ट्रम का चार्ज का भुगतान करना काफ़ी महंगा पड़ा था और कंपनी पहले से ही भारी कर्ज या फिर किलो लॉस में था, जिससे देखते हुए कंपनी का प्रमोटेड अब पूंजी या फिर किलो इन्वेस्ट करना हाथ खड़ा कर दिया था। और इसके अलावा कंपनी का इन्वेस्टिबिलिटी के तुलना में उस पर दिन दहाड़े भी कई से ज़्यादा इधर स्पेक्ट्रम के अभाव के नेटवर्क पर अपग्रेड ना होने से सीधा असर एयरसेल के टेलीकॉम ऑपरेटर सर्विसेज पर पड़ा। साल 2016 के अंत में रिलायंस जियो से टक्कर लेने के लिए कंपनी के बीच में ट्रैफिक वार शुरू हो चुका था, जिसका सीधा असर भी एयरसेल पर देखने को मिला। और इस दौरान एयरसेल ने दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में और भी कई स्टेट में अपना सर्विसेज को समेटना शुरू कर दिया था। और बेशक एयरसेल की पॉपुलैरिटी जितने तेजी से बढ़ रहे थे, उसी से कंपनी का इस अंजाम का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। लेकिन साल 2017 के आखिर तक सब कुछ पूरी तरह से क्लियर हो गया था। दरअसल उसी साल दिसंबर महीने में खबर आया था कि एयरसेल लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज या फिर किलो लॉस में आ चुका है। और ये खबर पूरी तरह से सच हुआ भी, क्योंकि एयरसेल ने 30 जनवरी 2018 में गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल मध्य प्रदेश और भी कई स्टेट में अपना सर्विसेज को समेटना शुरू कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया था और ये योजना बना लिया था। जिसके बाद 28 फरवरी 2018 को एयरसेल ने NCLT के कंपनी को बैंकरप्ट हो जाने के लिए अनाउंस कर दिया गया था। और कंपनी ने भले ही खुद को बैंकरप्ट घोषित करने के लिए अर्जी एप्लीकेशन लगाया हो, लेकिन कंपनी के दिनदारे पर भी घोटाले में शामिल होने के शक के आधार पर भारतीय सरकार ने ED और CBI पर भी एयरसेल की जांच का जिम्मेदारी सौंपा। और दोनों जांच एजेंसियों ने एयरसेल मिक्सी मामले में दिल्ली की एक अदालत के रिपोर्ट में भी दाखिल की थी कि दरअसल दोनों एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि साल 2006 में जब कांग्रेस नेता विजय पंत देश का मंत्री था, तब उसके बेटे क्रांति चिदंबरम को एयरसेल मिक्सी सौदे के लिए विदेशी इन्वेस्टर संभव के बोर्ड पर मंजूरी केस मिला। और दोनों एजेंसियों के आरोप पर P. चिदंबरम ने अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करने में मंजूरियां दिलवाए, जिससे कुछ लोगों को लाभ हुआ और बदले में उन्हें इसका कुछ हिस्सा मिला। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा एयरसेल कंपनी का सक्सेस कैसे हुआ था, फिर कैसे कंपनी को बैंकरप्ट अनाउंस करने का नौबत आ गया और कंपनी कितना प्रॉफिट आखिर कर्जे में कैसे आ गया था। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं। और ऐसी इससे ही रिलेटेड वीडियो आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर